नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो भाग 1 में क्या है, देखिए भाग 1 में लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 4 को हम आज डिफाइन करेंगे। हम दो भागों में देखेंगे इसको। आज हम ये देखेंगे कि हमारे देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों का गठन कैसे हुआ और वर्तमान यानी कि 2021 में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यहां तक देखेंगे। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में हम देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से बाहरी देशों से लिए गए, जैसे कि पांडिचेरी लिया गया और दमन द्वीप लिया गया, तो इनके लिए संशोधन करना पड़ा। सिक्किम को लिया गया तो संशोधन करना पड़ा संविधान में। तो संशोधन की क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है, उसको हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो देखिए संविधान का भाग 1। अब भाग 1 में आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है और अनुच्छेद 4 है। इन चारों अनुच्छेदों में क्या लिखा है पहले हम ये समझते हैं। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। तो गौर करिएगा शब्दों पर, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, तब दूसरा, तीसरा और चौथा आपको समझाते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ, एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट, वो भी राज्यों का संघ है। तो यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है पहले ये जानिए। अमेरिका के जो राज्य हैं वो फेडरेशन ऑफ स्टेट हैं। फेडरेशन ऑफ स्टेट में ये होता है कि जो स्टेट राज्य केंद्र में शामिल हुए हैं वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यूएसए है, तो यूएसए में इस समय 50 राज्य हैं। तो इन 50 राज्यों में सबको ये भी स्वतंत्रता है कि वो अपने से अपनी मर्जी से अलग भी हो सकते हैं। शामिल हुए हैं, अलग भी हो सकते हैं। ये मतलब होता है फेडरेशन का। लेकिन यूनियन का मतलब होता है कि जब शामिल हो गए तो वो अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए हैं, और अगर अपनी मर्जी से शामिल भी हुए हैं तो अब वो अखंड भारत का निर्माण कर रहे हैं और वह चाह कर भी कभी भी देश से अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत में इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें से कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। बेशक भारत के अलग अलग राज्य हैं, तो वो क्यों अलग अलग बनाए गए हैं? क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, प्रशासन सही से हो सके इसलिए बनाया गया है, न कि वो अलग है। और यहाँ की नागरिकता भी एक ही है। तो इस तरह से आपने पहले अनुच्छेद में देखा दो बातें। पहला कि हमारे देश का नाम क्या है, साफ साफ लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया ही भारत है। तो कहने का मतलब इंडिया नाम है अंग्रेजी में और भारत नाम है हिंदी में। इसके अलावा हमारे देश का संविधान में कोई नाम नहीं रखा गया है। जैसे आप पढ़ते होंगे हिंदुस्तान, आर्यावर्त, तो ऐसा नाम संविधान में नहीं लिखा गया है, सिर्फ इंडिया और भारत। दूसरी बात आपने देखा अनुच्छेद 1 में ही कि लिखा है राज्यों का संघ है। इसका मतलब किसी समझौते का परिणाम नहीं है कोई राज्य कि आज समझौता हुआ है तो शामिल होते हैं, ये समझौता भंग होगा तो कल अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं, हमेशा शामिल रहेंगे। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 2 में लिखा है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है। नए राज्यों का गठन कर सकती है, यानी अनुच्छेद 2 एक अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है? संसद को, कि नए राज्यों का आप निर्माण कर सकते हैं, उनकी सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं। तो नए राज्यों का गठन, उसके नाम में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, और वह राष्ट्रपति के अनुमति से लाया जाता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो विधेयक नहीं लाया जाएगा। तो जब विधेयक लाया जाएगा तो कोई भी परिवर्तन करना है, नाम में बदलाव करना है, सीमा में बदलाव करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास सूचना जाएगी, प्रस्ताव जाएगा और एक निश्चित समय दिया जाएगा कि इतने समय के भीतर आप अपना सुझाव दीजिए।
तो सिर्फ राज्य सुझाव दे सकते हैं और उनके सुझावों को मानना संसद की मजबूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। अर्थात राज्य विरोध भी करे तब भी संसद कुछ भी कर सकती है, राज्य की भूमिका इसमें शून्य है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, तो हमने क्या समझा कि 2 में क्या लिखा गया है कि संसद को अधिकार दिया गया है नए राज्यों का निर्माण करने का। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होता है, नए राज्यों का निर्माण होता है, यानी एग्जीक्यूशन होता है, कार्य होता है। यहां तो अधिकार दिया गया है, कहा गया है कि संसद ऐसा कर सकती है, और जब करती है संसद तो अनुच्छेद 3 के तहत करती है। एक साधारण संशोधन होता है, साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन होता है और ऐसा हो जाता है। तो आज तक जितने भी नए नए राज्य बने हैं, एक दूसरे से काट कर बनाए गए हैं या नाम में परिवर्तन हुआ है, वो सब किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 4 में लिखा है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी संविधान में संशोधन करती है राज्यों को लेकर के, तो उस संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। क्या लिखा है? जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का सहारा लेकर के कोई भी काम करती है, संशोधन करती है, तो उस संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, फिर आते हैं अपने असली टॉपिक पर कि भारत में नए राज्यों का उदय कैसे हुआ। संविधान में एक अनुच्छेद है 368, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे लिया गया है। इसमें लिखा गया है कि हमारे संविधान में अगर कोई भी संशोधन होता है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत होगा, उसमें प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से। लेकिन अगर पूरी संविधान की बात की जाए तो पूरे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से। तो साधारण बहुमत में यही है, नए राज्यों का गठन। इस संशोधन को मुख्य संशोधन नहीं माना जाता, इसके लिए कोई नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि 368 के तहत ये नहीं माना जाएगा अगर कोई नए राज्यों का गठन हो रहा है तो। हालांकि आपको पढ़ने को मिलेगा आगे कि सिक्किम को 36वां राज्य, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत नया राज्य बनाया गया, तो संशोधन तो हुआ। पांडिचेरी को, तो वहां पे संशोधन किस लिए हुआ वो हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हेडिंग है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। समझिए ध्यान से, भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। संविधान बना है 26 नवंबर 1949 को। तो जब भारत आजाद हो गया और संविधान बन रहा था तो उस समय ये प्रश्न था कि आखिर जो भारत के देसी रियासतें हैं 562 और ब्रिटिश रियासतें हैं, तो उनको इकट्ठा करके किस प्रकार से राज्य बनाए जाएं और कितने राज्य बनाए जाएं, क्योंकि 562 राज्य तो बन नहीं सकते, बहुत बड़ी बात है। तो इनको मिलाया जाएगा, ज्वाइंट किया जाएगा, तो राज्यों का गठन कैसे हो। तो ये विचार चल ही रहा था, लेकिन देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो ये मांग चल रही थी। यानी कि जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहा था, लोग ये चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। गुजरात बोलने वाले यानी गुजराती बोलने वाले अलग राज्य चाह रहे थे, तेलुगु बोलने वाले अलग राज्य चाह रहे थे, मलयालम बोलने वाले अलग राज्य चाह रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक आयोग गठित किया, भाषाई प्रांत आयोग, और इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए एस.के. धर, और ये 4 सदस्यीय आयोग था। इसका गठन किया गया 27 नवंबर 1947, यानी भारत आजाद हो गया है, 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। तो 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांत आयोग का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 4 सदस्यीय आयोग था, एस.के. धर, न्यायमूर्ति एस.के. धर इस आयोग के अध्यक्ष थे।
इसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप देश में भ्रमण करके ये पता लगाइए कि जो मांग उठी है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, ये उचित है कि अनुचित है, ये आप बताइए। तो इस आयोग ने 1 वर्ष का समय लिया, 1 वर्ष से ज्यादा का समय लिया और 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? यकीनन अभी तो संविधान बना ही नहीं था, तो संविधान सभा को सौंपी 10 दिसंबर 1948 को। और इसने कहा कि जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी है वो सरासर गलत है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, इस आयोग ने कहा। तो फिर किस आधार पर होना चाहिए? तो इसने कहा विकास को आधार बनाया जाए, भौगोलिक सीमा को आधार बनाया जाए, वित्तीय संसाधनों को आधार बनाया जाए, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए कि प्रशासन कैसे सही से हो सकता है, इसको आधार बनाया जाए। तो विकास, भौगोलिक सीमा, वित्तीय संसाधन और प्रशासनिकता को आधार बनाया जाए, इस आयोग ने कहा। जैसे ही इस आयोग की रिपोर्ट आती है तो एक नया आयोग अपने से बनाया जाता है, जेवीपी आयोग बोलते हैं। इस आयोग में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया 3 लोग मिलकर के खुद एक आयोग बनाते हैं और सर्वे करते हैं और ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 1 अप्रैल 1949 को। जवाहरलाल नेहरू वाली जो आयोग थी उसने 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दिया और इसने भी वही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए और इसने भी वही सब आधार बनाया जो आधार भाषाई प्रांत आयोग ने किया था। तो अब संविधान सभा के लिए बड़ी दुविधा थी। भारत के लोग तो चाह रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, लेकिन जो आयोग बनाए गए उसने रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। तो अब करें तो करें क्या? तो कुछ नहीं किया गया, सिर्फ भारत के राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया, क, ख, ग और घ। ध्यान रखिएगा, जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को कुछ भाग और 26 जनवरी 1950 को पूरा भाग लागू हुआ, उस समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, क, ख, ग, घ। जैसे आज 2 प्रकार के राज्य हैं, एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही 4 प्रकार के थे। ठीक, अब भारत का संविधान लागू हो गया, चलने लगा। इसी बीच भारत के संविधान लागू होने के 2 वर्ष के बाद एक घटना होती है। घटना ये थी, पोट्टी श्री रामल्लू का निधन हो गया। ये कौन थे और कैसे निधन हो गया, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दरअसल जब लोग चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो तो संविधान सभा ने नहीं माना, लेकिन जगह जगह प्रदर्शन होते थे। तो पोट्टी श्री रामल्लू तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य चाह रहे थे, यानी कि तेलुगु राज्य चाह रहे थे और इन्होंने एक आमरण अनशन शुरू कर दिया और 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। यानी अनशन करते करते 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। किस लिए अनशन कर रहे थे? कि हमारा तेलुगु भाषा के लिए एक नया राज्य बनाया जाए। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है कि अनशन तो लाखों लोग करते हैं, हजारों लोग करते हैं साथ वाले, तो वो प्रदर्शन करने लगे, यानी कि प्रशासनिक अस्थिरता आ गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस प्रदर्शन को रुकवाने के लिए, लोगों को शांत कराने के लिए तुरंत आदेश दे दिया कि हम तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नया राज्य बनाएंगे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। किस भाषा का? तेलुगु भाषा का। यहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु थी। तो जब आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हो गया तो जो भाषा के आधार पर प्रदर्शन और कर रहे थे उनकी मांगे और तेज हो गई कि अगर तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बन सकता है तो गुजराती भाषाओं के लिए क्यों नहीं बनना चाहिए, मलयालम के लिए क्यों नहीं बनना चाहिए, पंजाबी भाषा के लिए क्यों नहीं बनना चाहिए। उनका आंदोलन और तेज हो गया। तो जब उनका आंदोलन और तेज हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया
और कहा गया कि इस आयोग के लोग ये हमको बताएं कि जो अब राज्य बनाए जाएंगे, फिर से नए राज्य बनाए जाएंगे, उनका गठन किस प्रकार से हो। तो इस आयोग में 3 लोग थे और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा 2 लोग और थे, के.एम. पडिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। हृदयनाथ थे। तो 3 सदस्यीय आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। फजल अली अध्यक्ष थे। इस आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर संविधान में 7वां संशोधन किया गया। तो संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 7वां संशोधन किया गया और 7वें संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया 1956 में। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके आधार पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया और इस अधिनियम के तहत अब भारत को 2 प्रकार के राज्यों में बांटा गया और वही 2 प्रकार आज तक चले आ रहे हैं। तो कौन सा? एक था मुख्य राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। तो केंद्र शासित प्रदेश और 14 मुख्य राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से कुल 20 राज्यों में पूरे भारत को बांटा गया। तो 1956 में भारत में कितने राज्य थे? 20, 14 मुख्य राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। किस आधार पे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। संविधान में कौन सा संशोधन करना पड़ा? 7वां। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहां से मामला सेटल हो गया कि 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब आप जानते होंगे कि इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 14 से 28 हो गए और यहाँ 6 से 3 और बढ़ गए। तो ये कैसे हुआ? तो ये समय समय पर हुआ। कैसे समय समय पर हुआ? अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, 1960 में गुजरात राज्य बनाया गया। हुआ ये कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिले हुए थे। उन्हें मुंबई कहा जाता था, बंबई या मुंबई कहा जाता था। तो वहां पे मराठी भी थे और गुजराती भी थे। उन दोनों के मध्य विवाद हो गया। अब चूंकि इसके पहले भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हो ही चुका था, तो फिर क्यों ना इसको भी कर दिया जाए। तो इसलिए बंबई से गुजरात को अलग कर दिया गया और गुजरात की भाषा गुजराती को मिला दिया गया। तो मराठा यानी मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र हो गया और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात हो गया। यह 1960 में। और यह गुजरात भारत का अब 15वां राज्य बना। ध्यान रहे, यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि गुजरात भारत का कौन सा नंबर का राज्य था? मुख्य राज्यों में 15वां राज्य था। उसके बाद 1963 में, यानी कि 3 वर्ष के बाद, नागालैंड का जन्म हुआ। नागालैंड आप जानते हैं असम से लगा हुआ है। तो उस समय न नागालैंड था, न मेघालय था, न मणिपुर था, न त्रिपुरा था, न मिजोरम था। सब मिलाकर, न अरुणाचल प्रदेश था, सब मिला करके असम था। तो उस असम को काट करके नागालैंड बनाया गया और नागालैंड 16वां राज्य बना। मैं जिस क्रम में लिख रहा हूं वो क्रम याद रखिएगा। तो नागालैंड 16वां राज्य बन गया। किसको काट करके निकाला गया? असम से निकाला गया। फिर 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों एक ही था। तो वहां भी पंजाबी और हिंदी भाषी लोगों के मध्य विवाद हो गया। तो हरियाणा हिंदी भाषी लोगों के लिए बना दिया गया। पंजाब से काट करके हरियाणा बनाया हिंदी भाषी लोगों के लिए। तो अब पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इसी समय 1966 में। तो गुजरात बना पहले, फिर नागालैंड बना, फिर हरियाणा बना। अब महाराष्ट्र का नाम नहीं आ रहा है तो आप समझ ही रहे होंगे कि महाराष्ट्र तो था ही, क्योंकि महाराष्ट्र से अलग हुआ। असम है पहले से ही, पंजाब है पहले से ही, उसी से ये निकले हैं। फिर बात आती है अब 1971 की। 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद 1972 में फिर से असम से 3 और राज्यों को निकाला गया, यानी कि 3 राज्य और बनाए गए असम से।
कौन कौन? एक बनाया गया मेघालय, मैं आपको अगले वीडियो में नक्शे में भी दिखाऊंगा कि मेघालय कहाँ है, मणिपुर कहाँ है। अब इसमें चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं वो पार्ट अलग रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो अब जोड़िए त्रिपुरा कौन सा नंबर का राज्य होगा? ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, 19, 20, 21वां राज्य होगा। फिर उसके बाद 1975 में सिक्किम बनाया गया। सिक्किम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि सिक्किम पहले सह राज्य बना, कोऑपरेटिव स्टेट बना। संविधान में 35वां संशोधन करना पड़ा, फिर 36वां संशोधन के तहत इसे मुख्य राज्य बनाया गया। ठीक है, सिक्किम बनाया गया। फिर 75 के बाद हम डायरेक्ट चलते हैं 1987 में। 1987 में एक साथ 3 राज्य बनाए गए। एक राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। अब आप समझ रहे होंगे किससे निकल के बना अरुणाचल? असम से। अरुणाचल बना, मिजोरम बना और इसी के साथ गोवा भी बना। अब गोवा तो पश्चिम साइड में है, तो असम से गोवा थोड़ी ना निकला है, गोवा तो जीता गया है, पुर्तगालियों से जीता गया है, तो गोवा के बारे में भी आपको अलग से बताएंगे। तो अरुणाचल, मिजोरम और गोवा, यहां तक अगर टोटल हम जोड़ देते हैं तो 25 राज्य होते हैं, यानी गोवा 25वां राज्य था। 87 के बाद 13 साल के बाद सीधे हम पहुंचते हैं सन 2000 में। सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए एक साथ, मतलब एक ही तारीख को नहीं, एक ही महीने में 3 राज्य बनाए गए। 1 नवंबर को बनाया गया छत्तीसगढ़। अब आप तो समझ ही रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ किससे निकाल के बनाया गया? मध्य प्रदेश से। इसका मतलब कि यहां मध्य प्रदेश का नाम नहीं आया है, तो मध्य प्रदेश पहले से ही था। कहां था? जब 14 राज्य बने थे 56 में और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें 14 राज्यों में मध्य प्रदेश पहले से था, उत्तर प्रदेश पहले से था। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनाया गया। फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद आता है 15 नवंबर, और 15 नवंबर को झारखंड बना, और झारखंड भारत का 28वां राज्य था। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि सन 2000 में 3 राज्य बने, सन 1972 में 3 राज्य बने थे, और सन 1987 में भी 3 राज्य बने थे। अब 2000 के बाद हम डायरेक्ट चलते हैं 2014 में। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, और तेलंगाना किससे बना? आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश कब बना था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पहले ही बन गया था, 1 अक्टूबर 1953 में ही बन गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। उसका बंटवारा हुआ 14 में, और तेलंगाना नया राज्य बना। 14 के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट 2019 में। तो 31 अक्टूबर 2019 को, अच्छा इसके पहले अब देखिए यहां तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य है? 29वां राज्य है तेलंगाना। यानी 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक भारत में 29 राज्य हो गए थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो 29 और 7 36 राज्य हो गए थे 2019 में, अक्टूबर के पहले। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर, जो कि एक मुख्य राज्य था, वो अलग बात है कि इसे विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन 29 में इसकी गणना होती थी, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। तो जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए, यानी मुख्य राज्य का दर्जा हटा करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। तो इसका मतलब जो 29 राज्य थे
उसमें से जम्मू कश्मीर अब निकल गया, तो कितने राज्य बचे? 28 राज्य। तो इस समय आपसे पूछा जाए कि भारत में मुख्य राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। 19 के पहले कितने थे? 29 थे। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, तो 7 में इन दोनों को जोड़ दो तो 7 2 9 हो गया। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र। तो यहां तक हमने आपको बताया कि हमारे देश के जो इस समय राज्य हैं उनका जन्म किस प्रकार से हुआ। अब एक फैक्ट और पढ़ लीजिए, हम आपको कल बताएंगे। लद्दाख पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है। यहां सिर्फ 2 जिले हैं। तो इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपके सामने हम एक जो फिगर दे रहे हैं ये राज्य का है और केंद्र शासित प्रदेशों का है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर लीजिए। बाकी कल के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कहां कहां संशोधन करना पड़ा। पांडिचेरी को कैसे शामिल किया गया, दमन द्वीप को कैसे शामिल किया गया, सिक्किम को कैसे शामिल किया गया,